Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of FT Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss important news and article from down to earth month of April. This will be our second part. We have already covered the first part. In this class, we are going to discuss these topics. So let's start our discussion. Our first topic is coral bleaching. Recently, a report was published by National Oceanic and Atmospheric Administration. In this report, they have confirmed that recently the world has faced fourth global mass coral bleaching event in 2023-24. So as per the report, the world has faced the fourth global mass coral bleaching event in 2023-24. In this report, it is found that between February 2023 to April 2024, more than 50 countries have faced coral bleaching event. और ऐसा जो है लास्ट 10 इयर्स में सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि इतने मास लेवल पर इतने सारे कंट्री के अंदर कोरल ब्लीचिंग का इवेंट देखने को मिला है. द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन द रीजन बिहाइंड दिस ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग. द रीजन इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर. रिसेंटली जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है, जो मैरीन हीट वेव जो हमारा जनरेट हुआ है, देन क्लाइमेट चेंज, देन टेम्परेचर इंक्रीज. तो दीज आर द रीजन जिसके कारण कि कोरल ब्लीचिंग का इवेंट बहुत ही मास लेवल पे देखने को मिला है. और रिसेंटली वर्ल्ड ने फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग फेस किया है, जो कि लास्ट 10 इयर्स में सेकेंड टाइम ऐसा देखने को मिला है. फर्स्ट वी विल सी सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव. इट इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप जिसका एम क्या है, कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करना बाय रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस, प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें कंट्रीब्यूट करना. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 बाय द 8 कंट्रीज एंड दिस वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द first conference of parties of the convention on biological diversity. We know that 1992 में क्या होता है, हमारा एक अर्थ समिट होता है, उससे बहुत सारा बॉडीज निकल के आता है. हमारा UNFCCC हो गया हमारा, देन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो जब 1994 के अंदर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का फर्स्ट मीटिंग होता है, उसी टाइम में ये इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है बाय 8 कंट्रीज. The initiative was adopted at the first general meeting of members in Philippines in 1995. So 1994 के अंदर ये इनिशिएटिव लिया जाता है 8 कंट्रीज के थ्रू, एंड नेक्स्ट ईयर 1995 में इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है. Despite not being a UN body, so this is a most important point. It is not an United Nation body, but ये यूनाइटेड नेशन बॉडी के साथ मिलके, मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट उसके साथ मिलके कोलैबोरेट करके बहुत ही क्लोजली उसके साथ वर्क करता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कोरल रीफ. कोरल रीफ्स आर डाइवर्स अंडर वाटर इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स. सो एक जैसे हमारे घर में क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक रूम ओनर हूँ, ठीक है, मैंने क्या रखा है, किसी को रेंट पे रखा हुआ है, ठीक है. अब क्या है ना कि आई नीड मनी, इसलिए मैंने अपना रूम को किसी को किराए पे दिया है जहां पे वो इंसान रहता है, ठीक. अब वो जो रेंटर है जो कि रह रहा है रेंट में, उसको क्या चाहिए, घर चाहिए. तो जो इंसान जो रेंटर है उसको क्या चाहिए, हाउस चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या होता है, हम दोनों का नीड कहीं ना कहीं पूरा होता है. मैंने उसको अपना घर दिया रहने के लिए, उसने मुझे पैसे दिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारा म्यूचुअल नीड सर्व हो रहा है. अब मोर और लेस सेम म्यूचुअल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कोरल रीफ के अंदर. तो एक क्या होता है, हमारा पॉलिप्स होता है. पॉलिप्स आर द टाइनी एनिमल्स. ये एनिमल है, अब वो एनिमल है, अंडर सी रहता है. अब उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, बट वो फूड प्रोड्यूस तो कर नहीं सकता है, उसको खाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भूख लगता है तो मैं क्या करता हूँ, स्विगी से ऑर्डर कर लेता हूँ या खुद बनाता हूँ, ठीक है. बट ओशियन के अंदर तो स्विगी का सिस्टम है नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं खुद का जुगाड़ करना पड़ेगा खाने के लिए. और एक तरफ हमारा क्या होता है, जूज़ैंथलीन. अब ये जूज़ैंथलीन होता है हमारा, वो क्या होता है कि एक एल्गी होता है, एंड वी नो दैट कि एल्गी जो होता है बाय फोटोसिंथेसिस वो फूड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है. तो अब इस केस में क्या है कि जो पॉलिप्स है उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, और जूज़ैंथलीन को क्या चाहिए, उसको चाहिए क्या, एक
प्लेस टू लिव चाहिए, ठीक है, तो मतलब एक को खाना चाहिए और एक को रहने का जगह चाहिए। तो ये लोग क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है और उसी के कारण हमारा कोरल रीफ बनता है, जिसके कारण हमें ऐसा कोरल रीफ देखने को मिलता है। ये जो कलर आता है उसके ऊपर, कोरल रीफ के ऊपर जो हम कलर देखते हैं वो बिकॉज ऑफ जूजेंथेलन जो एल्गी होता है उसके थ्रू आता है। तो अगर मान लो किसी रीजन से अगर क्लाइमेट चेंज होता है या टेम्परेचर राइज होता है तो वो एल्गी जो होता है फूड प्रोड्यूस ना कर पाए और वो डेथ हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। बिकॉज वो जो कलरफुल आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ जूजेंथेलन, ठीक है, वो एल्गी है, वो अपना कलर दे रहा है। बट अगर मान लो कि एक फेवरेबल कंडीशन उसको नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वो डाई हो जाएगा। डाई होने के बाद उसका जो कलरफुल है वो पूरा कलरफुल जो उसका है वो चला जाएगा एंड देन वो ऐसा एक व्हाइट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा बस। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। कोरल रीफ आर ऑफन रिफर्ड टू एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी ड्यू टू हाई बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। क्योंकि बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स को एक टाइप फूड प्रोवाइड करवाता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करवाता है ये, इसलिए इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहते हैं। एंड जब पॉलिप्स डेथ कर जाते हैं तो एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन वो अपना जो स्केलेटन होते हैं एक दूसरे के ऊपर एक टाइप से रखते जाते हैं, जिसके कारण वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है और सी के बाहर भी आ जाता है कभी कभी, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोरल रीफ आइलैंड, जो कि हमारा इंडिया के अंदर लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप इंडिया के अंदर क्या है, दो टाइप के आइलैंड है, ठीक है। एक हमारा क्या है इधर अंडमान निकोबार, जिसका की ओरिजिन वॉल्केनिक की ओरिजिन है, और इधर हमारा लक्षद्वीप जिसका की ओरिजिन हमारा कोरल रीफ ओरिजिन है। तो वो ऐसे ही बना हुआ है। Now habitat and distribution, कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाया जाता है एंड व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन जो कि कोरल रीफ को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो दे आर मेनली फाउंड इन शैलो वाटर, ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, बिकॉज ज्यादा डीप होगा तो उसको सनलाइट मिलेगा नहीं, और सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन शैलो वाटर, जहां पे उसको कंटिन्यूअसली सनलाइट मिलते रहे। दे आर फाउंड इन वार्म वाटर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन अराउंड द वर्ल्ड। They need clear, nutrition-rich water, and they require temperature between 20 degree to 29 degree Celsius. So they grow in a particular range of temperature. तो अगर ये टेम्परेचर का रेंज थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कोरल रीफ के बीच में जो रिलेशन होता है पॉलिप्स एंड जूजेंथेलन के बीच में, वो रिलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और जो स्ट्रक्चर होता है कोरल रीफ, वो जो ब्यूटीफुल कलर होता है उसका, वो लूज कर जाता है एंड देन से वो व्हाइट स्ट्रक्चर बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरल ब्लीचिंग। सो दे आर फाउंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडो पैसिफिक रीजन में ये मिलता है, कैरिबियन रीजन में मिलता है, रेड सी के एरिया में मिलता है। कोरल रीफ आर ऑल्सो फाउंड इन कोल्डर वाटर अराउंड द कोस्ट ऑफ जापान एंड इन द मेडिटेरियन सी। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल्स? दीज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. It support highest level of biodiversity because it provides food and nutrition to marine animals. Shelter भी provide करवाता है marine species को. In coral reef provide essential ecosystem services. For example, अगर मान लो हमारा ओशियन का जो वेव आ रहा है, सी का जो वेव आ रहा है ना, तो अगर मान लो कोरल रीफ है वहां पर, तो उस वेव को कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो अगर मान लो कोरल रीफ लूज हो जाता है तो जो स्पीड ऑफ वेव है वो ज्यादा होगा, ज्यादा वेव अगर होगा तो ज्यादा इरोजन होगा। तो कहीं ना कहीं जो कोरल रीफ होता है वो वेव का जो पावर होता है उसको थोड़ा सा कम करता है, जिससे कि हमारा इरोजन भी कम होता है। तो डायरेक्टली हमारा जो कोरल रीफ होता है वो वेव एक्शन को हमारा रिड्यूस करता है, जिससे कि हमारा इरोजन भी कम होता है और हमारा जो कोस्टल एरिया है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। सो इट प्रोवाइड कोस्टल प्रोटेक्शन, फिशरीज सपोर्ट, बिकॉज जो कोरल रीफ है वो फूड प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, तो बहुत सारे फिशेज को वो अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो वहां का लोकल फिशरमैन कम्युनिटीज होता है उसको लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है। इट ऑल्सो जनरेट टूरिज्म रेवेन्यू. कोरल रीफ ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन रिसाइकलिंग एज इट एब्सॉर्ब एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन स्टोरेज में भी हेल्प करता है, जिससे कि हमारा क्लाइमेट मिटिगेशन में भी हेल्प हो सके. Now what is coral bleaching? Coral bleaching is a phenomena that occurs when coral reef, which are made up of tiny animals called coral polyps, expel the algae living in their tissue. तो जब उनके बीच का सिंपैथिक रिलेशन टूट जाता है और एल्गी अलग हो जाता है तो अपना कलर खो देता है. इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. जैसे पेड़ों से पत्ता टूटना नेचुरल होता है, उसी टाइप से टेम्परेचर राइज करना, टेम्परेचर कम होना, ठीक है, वो भी हमारा नेचुरल होता है. लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज
वो उसका जो स्पीड होता है, जो उसका फ्लक्चुएशन होता है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। काउजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, टेम्परेचर स्ट्रेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो कोरल रीफ होता है उसको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए जो 20 डिग्री से लेकर 29 डिग्री के बीच में है। तो अगर मान लो कि ये टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है 29, 35 हो गया हमारा, 40 हो गया हमारा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा हीट स्ट्रेस फेस करने के कारण कोरल ब्लीचिंग का इवेंट होगा। देन अगर मान लो कि लाइट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो अगर लाइट बहुत ज्यादा मिलेगा तो लाइट के साथ बहुत सारा अलग टाइप का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आता है, ठीक है। और अगर ज्यादा लाइट मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, तो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। देन न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, तो इन इन्वायरमेंट वी हैव स्टडीड अबाउट यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन आ जाता है वाटर बॉडीज के अंदर। इसके कारण हम लोगों ने देखा होगा क्या कि वाटर बॉडीज के ऊपर, लेक के ऊपर वो पूरा ग्रीन ग्रीन टाइप का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो सेम अगर मान लो कि न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिशन इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। सो चेंज इन न्यूट्रिशन लेवल सच एज इंक्रीज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कैन अल्टर द बैलेंस बिटवीन कोरल्स एंड देयर सिम्बायोटिक एल्गी। यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यूट्रोफिकेशन का काम क्या होता है कि लेक का, हर वाटर बॉडी का क्या होता है कि अपना न्यूट्रिशन बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है उसको, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो बैलेंस होता है ना वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। सो दिस इम्बैलेंस कैन ट्रिगर अ कोरल ब्लीचिंग। ओशन एसिडिफिकेशन, राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर आर एब्सॉर्ब बाय द ओशियन लीडिंग टू ओशन एसिडिफिकेशन। अब एसिडिक कंडीशन होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा एसिड होने से क्या हो जाएगा, वाटर बॉडीज के अंदर कि जो पॉलिप्स है उनका जो स्केलेटन होता है वो बहुत ही वीक स्केलेटन बनेगा। सो एसिडिक कंडीशन कैन वीकन कोरल स्केलेटन एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर कोरल टू क्लासिफाई, leaving them vulnerable to stressors like high temperature. Impacts of coral bleaching. As we already know that कि जो कोरल रीफ हमारा होता है, कोरल रीफ जो होता है वो क्या होता है कि जो मैरीन एनिमल्स होता है, मैरीन फिश हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, उसको कहीं ना कहीं एक शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, उसको फूड प्रोवाइड करवाता है। तो अगर ऐसे में कोरल ब्लीचिंग होता है तो कहीं ना कहीं वो जो रोल प्ले कर रहा था फूड एंड शेल्टर का, वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम होगा वो डिस्टर्ब होगा। कोरल ब्लीचिंग विल लीड टू डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। कोरल ब्लीचिंग ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक लॉसेस। अब जो कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे वो कलरफुल कोरल रीफ को देखने के लिए, बट वो कोरल रीफ तो अब रहा नहीं, तो अब टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा हमारा, ठीक है, टूरिज्म डिक्लाइन होगा हमारा। अब जो कि कोरल रीफ हमारा फिशेस के लिए फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा था, अब वो कोरल रीफ रहा नहीं, तो जो फिश होगा उस पर्टिकुलर एरिया में वो भी डिक्लाइन करेगा। अगर फिश का पॉपुलेशन डिक्लाइन करता है उस एरिया में, तो कहीं ना कहीं जो फिशरमैन कम्युनिटीज है, जो लोकल कम्युनिटीज है, उसके लाइवलीहुड के ऊपर, उसका जो न्यूट्रिशन होता है, फूड होता है, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा। और जो कोरल रीफ होता है वो क्या होता है, वेव एक्शन को भी कम करता है, उसका मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी को भी वो कम करता है, जिसके कारण कि कोस्टल एरिया का जो इरोजन होता है वो कम होता है हमारा। लेकिन वंस अ कोरल रीफ इज गॉन, देन जो वेव होता है वो वेव के स्पीड को कंट्रोल करेगा नहीं, उसका इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा नहीं, तो वेव जो होगा उसके कारण क्या होगा कि हमारा इरोजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो कोरल ब्लीचिंग विल लीड टू कोस्टल इरोजन। सो व्हाट आर द मिटिगेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट, कैसे हम लोग कोरल रीफ को बचा सकते हैं। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करो जिससे कि हमारा टेम्परेचर जो है क्लाइमेट चेंज हो ना हो। So addressing the root cause of climate change such as reducing greenhouse gas emission is important for mitigating the impact of coral bleaching. Marine protected area, आप इस एक एरिया को मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो जिससे कि उस एरिया के अंदर कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म करने वाला एक्टिविटी ना हो पाए। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप फिशिंग को एक टाइप से कंट्रोल करो जिससे कि ओवर फिशिंग हो गया, पॉपुलेशन हो गया और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सब इश्यूज ना फेस करना पड़े। एंड कोरल रीफ को एक फेवरेबल कंडीशन मिले जिससे कि वो इजिली ग्रो कर पाए वहां पे और सस्टेन कर पाए। कोरल रीफ रिस्टोरेशन, जहां जहां कोरल ब्लीचिंग का इवेंट हो रहा है आप वहां पे कोरल रीफ को रिस्टोर करने का ट्राई करो। बहुत सारा तरीका होता है, उसमें से एक क्या है कि आप
किसी टाइप का जो आयरन रोड वगैरह होता है वो आप ओशियन के सरफेस पे रख देते हो, ठीक है, जिससे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, देन वहां पे धीरे धीरे कोरल रीफ ग्रो करता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, अब जो लोकल कम्युनिटीज है वहां के, बिकॉज लोकल कम्युनिटीज नो द रीजन बेटर देन द एडमिनिस्ट्रेटर, सो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो जो लोकल कम्युनिटीज होता है, फिशरमैन कम्युनिटीज हो गया, लोकल कम्युनिटीज हो गया, जो कोस्टल रीजन में जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटीज रहती है, उनके सपोर्ट के साथ एक इंटीग्रेटेड मैनर में स्टेप्स लिया जा सके, जिससे कि इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो सके और उन लोगों का लाइवलीहुड भी प्रोटेक्ट हो सके। सो एट द एंड जो रिसेंटली हमारा 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हुआ है, उसको एक टाइप से मैनेज करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल मैरीन इकोसिस्टम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रो पावर। एज वी नो दैट कि समर सीजन में क्या होता है कि हमारा जो वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम बहुत जगह फेस करने को मिलता है। जो हमारा डैम्स होता है उसमें जो पानी रिजर्व हमारा होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, हमारा जो नदी वगैरह होता है उसमें जो फ्लो होता है पानी का वो भी कम हो जाता है। बहुत सारे लेक्स और जो हमारा तालाब वगैरह होता है, जो वाटरफॉल वगैरह होता है, वो भी हमारा पानी वहां पर भी कम हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा वाटर स्ट्रेस हो जाता है हमारा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है क्या जाम्बिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है हमारा ये जाम्बिया, ठीक है। तो जाम्बिया में क्या है कि लेक कारिबा, इस लेक कारिबा के ऊपर जाम्बिया ने एक हाइड्रो पावर प्लांट स्टैब्लिश किया था, जो कि 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कंट्री का। मतलब जाम्बिया के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका 80% जो होता है वो हमारा लेक कारिबा से आता है, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। बट अभी बहुत ही ज्यादा वाटर स्ट्रेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट और जो राइजिंग टेम्परेचर से कारण जो बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस फील हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो जाम्बिया के अंदर में भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि वहां पर भी जो ड्यू टू वाटर स्ट्रेस और के कारण हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसका जो वर्किंग है वो इफेक्ट हुआ है, और जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है और लोड शेडिंग हो गया, बहुत ही ज्यादा कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जाम्बिया का जो एक केस स्टडी अबाउट हाइड्रो पावर है कि कैसे समर मंथ के अंदर जो हम हाइड्रो पावर प्लांट जो एक तरह सॉल्यूशन मान रहे थे प्रॉब्लम्स का, वो कैसे हमारा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वो खुद एक प्रॉब्लम बन रहा है। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय जनरेटर ड्राइवन बाय टर्बाइन। एक ऐसा डैम होता है, डैम के पीछे पानी स्टोर होता है, पानी देन स्टोर होने के बाद क्या होता है उस पानी को रिलीज किया जाता है, देन वाटर जो रिलीज होता है वो एक टरबाइन को मूव करेगा, देन जो टरबाइन मूव होगा वो अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बट द इशू इज अगर मान लो पानी का ऑलरेडी कमी है कंट्री के अंदर, तो पानी हम लोग रिलीज तो नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज पानी को हम लोग को प्रिजर्व करना है, बचाना है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्लांट जो हमारा इफेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज उसको तो वाटर रिलीज करना पड़ेगा ना, और अगर वो वाटर रिलीज करेगा तो फिर वाटर स्ट्रेस जो फील हो रहा है कंट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज रिड्यूस रेनफॉल एंड ड्राफ्ट। तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी बहुत ज्यादा हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट सीवियर ड्रॉट्स, दिस ट्रांसलेट टू लेस वाटर फ्लोइंग इन रिवर। अब पानी हो, अब कम बारिश हो रहा है तो कम पानी स्टोर होगा, कम पानी स्टोर होगा तो वाटर स्कार्सिटी होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वाटर को और ज्यादा प्रिजर्व किया जाएगा। अब वाटर को प्रिजर्व करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे। अब समर सीजन में क्या होता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज फैन चलाना है, एसी चलाना है, कूलर चलाना है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो एक तरफ तो क्या हो रहा है कि हमारा समर सीजन के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट अब हाइड्रो पावर प्लांट से जो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज ऑफ वाटर स्ट्रेस, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है हाइड्रो पावर प्लांट से हमारा वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक तरफ डिमांड इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इम्बैलेंस और क्रिएट करता है, जिसके कारण की बहुत सारी जगह पे हमारा लोड शेडिंग देखने को मिलता है। इवोपरेशन, तो अब मान लो कि वाटर रिजर्व जहां पर है तो वहां पे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, समर सीजन में है तो और ज्यादा इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन अगर हो रहा है तो और ज्यादा पानी का जो लेवल है और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तो और ज्यादा पानी कम बचेगा। एंड एक इन्वायरमेंटल चैलेंज भी है क्या कि हाइड्रो पावर प्लांट से हमारा कम रिड्यूस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्लांट जो हमारा एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन इसको देखा जा रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम ये कहीं ना कहीं इसका जो वर्किंग होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो इसका सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज क्या है ना कि अगर मान लो ये समर सीजन के टाइम में उतना इफेक्टिव नहीं है, तो वापस से
कहीं ना कहीं कंट्री को डिपेंडेंट होना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वापस से कोयला जलाओ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। So reduced hydropower generation can force countries to rely to depend on more expensive source of energy like fossil fuel, जिससे कि हमारा कार्बन इमिशन और ज्यादा होगा, और ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा और ज्यादा क्लाइमेट चेंज हम लोग को फेस करना पड़ेगा। So what are the solutions? सबसे पहले तो हम लोग को जो अपना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। हम लोगों को सोच समझ के वाटर यूज करना पड़ेगा, कितना स्टोर करना है, कितना रिलीज करना है, ठीक है, उसको बैलेंस करना होगा। देन हम लोग को इन्वेस्ट करना होगा अलग अलग टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। सिर्फ आप हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा विंड एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर, देन ठीक है, अलग अलग जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन वी नीड टू इंप्रूव आवर वाटर इफिशियंसी। अब जो वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको और इफिशियंट वे में यूज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं आज के टाइम में, मेनली जो फ्लड इरिगेशन होता है वो, कि मतलब पानी छोड़ दिया पूरे खेत में पानी भर रहा है, पूरा खेत पानी से भर जा रहा है, ठीक है। तो उसके बदले हम लोग ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पानी भी कम हो, पानी भी कम यूज लगे और हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर भी ना हो पाए, ठीक है। तो इफिशियंसी हमारा इंप्रूव हो जाएगा एग्रीकल्चर के अंदर। सेम हमारा इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो रिसाइकल वाटर होता है वो यूज करें, हम लोग जो हमारा सीवेज होता है उसको जो मैनेजमेंट होता है, उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें इन्वेस्ट करें हम लोग, जिससे कि जो वाटर रिसाइकलिंग हो सके। As per the report of Government of India, इंडिया ने भी लास्ट ईयर 16.3% डिक्लाइन फेस किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर, जो कि 38 ईयर्स में सबसे कम है। और इंडिया का जो ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर था वो कहीं ना कहीं 12.3% था एवरेज देखा जाए, लेकिन वो इस साल घट के 8.3% रह गया। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है वो रिड्यूस हुआ है। एंड दिस डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज ड्यू टू द इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न, जिसके कारण कि वाटर रिजर्व में जो वाटर लेवल होता है वो बहुत ही कम हो गया है। Our next topic is about plastic pollution. Recently, Plastic Overshoot Day report predicted that in China, India, United Nations and Japan, these four countries will produce 51% of plastic pollution by volume in upcoming years. और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन बन जाएगा आफ्टर चाइना। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इन द एनवायरमेंट। एज वी नो दैट प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी डिकम्पोज होता नहीं है, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं। तो इसलिए क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में अगर आपने कहीं पे फेंक दिया, लैंडफिल में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया, तो वहीं पे वो रहेगा, वो डिकम्पोज होता नहीं है। अब प्लास्टिक डिकम्पोज होता नहीं तो हुआ क्या, विद द टाइम उसमें पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन होगा और वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन? अब प्लास्टिक जब मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम में भी क्या होता है कि बहुत सारा वियर एंड टियर्स होता है प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक प्रोडक्शन इटसेल्फ जनरेट पॉल्यूशन, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम में हम लोग जो एयर के अंदर इमिशन होता है प्लास्टिक पार्टिकल्स का, फिर वाटर जो डिस्चार्ज करते हैं उसके साथ, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते टाइम भी हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन को स्प्रेड करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉ बॉटल्स, एक टाइम यूज करते फेंक देते हैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट के अंदर, बिकॉज उसको डिकम्पोज होने में, उसको खत्म होने में कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड ऑफ ईयर्स लग जाता है। Then plastics are used in packaging items. For example, if we have ordered something from online sites, then we can find that कि उसका जो पैकेजिंग होता है ना, उस पैकेजिंग में प्लास्टिक्स का यूज होता है, स्पेशली वो बबल वाला प्लास्टिक। उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने सामान को ओपन किया, उस प्लास्टिक के बबल को हटाया हम लोगों ने, देन उसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो पैकेजिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक रैप्स, कंटेनर्स often end up as a waste after products are consumed, ठीक है। सामान को ओपन किया, हम लोगों ने प्रोडक्ट अपने पास रखा और उस बबल वाले को अच्छे से फोड़ फोड़ के बबल को देन उसको लोग फेंक देते हैं। अब वो ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में वैसे ही पड़ा हुआ रहता है, बिकॉज दीज आर नॉन रिसाइकलेबल और बहुत ही हार्ड होता है उसको रिसाइकल करना और उसको प्रोसेस करना। तो इसलिए बहुत सारी जगह पे क्या है कि उसके बदले हम लोग पेपर यूज करते हैं या फिर अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि रिसाइकेबल हो, जिसको हम लोग इजिली रिसाइकल कर सके।
देन बहुत सारे टूथपेस्ट के अंदर आप देखा होगा क्या कि वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, शाइनिंग पार्ट होता है, शाइन करता है टूथपेस्ट के अंदर या फिर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा शाइनिंग करता है। तो उसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग माइक्रोब्रिड्स जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है, प्लास्टिक पार्टिकल्स होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं जिससे कि उस प्रोडक्ट के अंदर शाइनिंग आ पाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल जो हमारा टूथपेस्ट में यूज होता है, स्क्रबर्स में यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा या तो हम लोग खुद उसको अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर वो अल्टीमेटली इंड होता है कहाँ पे जाके, हमारा जो वेस्टेज में जाके इंड होता है, वाटर बॉडीज में जाके इंड होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मैरीन एनिमल्स को हार्म करता है। बिकॉज वो वाटर में गया तो एनिमल जो है वो कंज्यूम करेंगे उसको, उनके बॉडी के अंदर वो चला गया, देन उन एनिमल को हम कंज्यूम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फूड चेन में आ जाता है वो प्लास्टिक पार्टिकल्स या माइक्रो प्लास्टिक्स। रिसेंटली एक रिसर्च में ये पाया गया है क्या कि जो हमारा माइक्रो प्लास्टिक्स है वो हमारा ह्यूमन प्लेसेंटा में भी पाया गया है और वुमेन यूटेरस में भी पाया गया है, और ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें भी ये पाया गया है। So this microplastic is already inside the human body and it is part of our food chain. We all are consuming microplastics. For example, एक और एग्जांपल लेते हैं क्या, अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी का टाइम है, ठीक है, हम लोगों के घर के ऊपर छत है, ठीक, छत पे क्या होता है, प्लास्टिक का एक टंकी होता है। अब इतना समर के टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, हमारा जो प्लास्टिक का टंकी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका प्लास्टिक पार्टिकल्स है वो भी उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, मिल रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स, और उसी पानी को हम लोग कंज्यूम करते हैं कुल्ला करने के लिए, फूड खाना बनाने के लिए या फिर पीने के लिए बहुत लोग, ठीक, तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स ही कंज्यूम कर रहे हैं उसके थ्रू भी। सिंथेटिक फाइबर्स फॉर एग्जांपल नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, इसका जो कपड़ा होता है ना वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी प्लास्टिक का मटेरियल यूज होता है। तो अगर मान लो उसको धो रहे हैं हम लोग, ठीक ना, अच्छे से, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्लास्टिक पार्टिकल्स होता है उसका वियर एंड टियर होता है और वो भी ड्रेन के अंदर जा रहा है, तो हमारा वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, वो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और वो जो वेस्ट वाटर हो गया अल्टीमेटली वो रिवर में, लेक में या ओशियन में जाएगा, तो अल्टीमेटली सभी टाइप का जो माइक्रो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं जाके हमारा ओशियन के अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहा है, देन वो मैरीन फूड चेन का पार्ट हो जा रहा है, और फूड चेन का पार्ट हो गया, देन वो मैरीन फूड चेन का पार्ट होने के बाद ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में भी आ रहा है ना। जो व्हीकल्स होता है उसका जो टायर होता है हमारा, वो क्या होता है, रोड पे कंटिन्यूसली चलता है। अब रोड पे जब चलता है तो क्या होता है, उसके बीच फ्रिक्शन होता है ना, रोड के बीच में और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है कंटिन्यूसली, तो उसके में भी क्या होता है, टायर का जो पार्टिकल्स होता है ना उसमें भी कुछ कुछ टाइप का प्लास्टिक केमिकल्स यूज होता है, तो उसका भी वियर एंड टियर होता है। तो वो भी जो प्लास्टिक का वियर एंड टियर होता है उसके कारण भी हमारा पॉल्यूशन जो होता है माइक्रोप्लास्टिक्स का इंक्रीज होता है। Now, what are the impacts of plastic pollution? Plastic pollution lead to land pollution because प्लास्टिक का जो आइटम्स हुआ वेस्ट होने के बाद, प्लास्टिक का पॉलिथीन हो गया या फिर अलग टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल या जो भी कुछ हुआ, हम लोग क्या करते हैं, लैंडफिल में फेंक दिया। नॉर्मली घर के कचरे के डब्बा में हम लोगों ने डाला, देन उस कचरे का डब्बा जो होता है वो म्युनिसिपैलिटी गाड़ी उसको ले जाता है हमारा कचरा को, देन उसके बाद वो शहर के बाहर जाकर फेंक देता है वहां पे, तो कहीं ना कहीं लैंड पॉल्यूशन रिलीज होता है। बिकॉज वो जो कचरा उसने शहर के बाहर जाकर फेंक दिया, तो प्लास्टिक जो होता है वहां पर प्लास्टिक का वेयर एंड टियर होता है, ठीक है, देन प्लास्टिक केमिकल्स भी वहां रिलीज करता है, जिसके कारण हमारा सॉइल उस एरिया का, वाटर उस एरिया का वो कंटामिनेटेड हो जाता है। देन मैरीन पॉल्यूशन, मैरीन के अंदर क्या होगा कि ओशन के अंदर, सी के अंदर, रिवर के अंदर जब वो जाएगा प्लास्टिक हमारा, तो क्या होगा कि हमारा जो मैरीन एनिमल्स है उसको कंज्यूम करेगा, बहुत सारे मैरीन एनिमल्स का जो बॉडी में फंस जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका लाइफ इफेक्ट कर जाता है और उनका जो फूड चेन होता है वो इम्पैक्ट करता है। अब प्लास्टिक पार्टिकल्स जो होता है वो हमारा एयर के अंदर में भी रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस और वियर एंड टियर के टाइम में, तो वो हमारा कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक जो एयर के अंदर वो भी हमारा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिसके कारण की ह्यूमन हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ता है। फ्रेश वाटर पॉल्यूशन, जो कि हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है, रिवर है, लेक हुआ, उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारा होता है, जिसके कारण हमारा कहीं ना कहीं जो पानी, पीने का पानी है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर है, पीने का पानी, उसके सोर्स को भी हम लोग पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे बॉडी के अंदर प्लास्टिक पार्टिकल्स या फिर जो माइक्रो प्लास्टिक्स होता है वो इंटर कर रहा है। देन सॉइल पॉल्यूशन, बिकॉज प्लास्टिक फेंका हुआ है वहां पे, तो सॉइल में बंधा हुआ रहता है, इसके कारण कि हमारा जो सॉइल के अंदर केमिकल रिलीज होता है और प्लस जो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो नहीं पाता सॉइल के अंदर ठीक से ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट, तो वो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हो गया, चाहे फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हो गया, या फिर जो सॉइल का जो अपना ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है उसको हार्म करता है और हमारा सॉइल को पॉल्यूट करता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन मैनेजिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को प्लास्टिक पॉल्यूशन को मैनेज करना है तो दो तरीका होता है। एक तो क्या कि जो प्लास्टिक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है हम उसका यूज कम कर दें, कंज्यूम करना कम कर दें, मैन्युफैक्चरिंग ही कम करेंगे तो वेस्टेज कम होगा उसका, ठीक है।
और सेकंड चीज क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग रिसाइकलिंग इंक्रीज करते हैं। या तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज कर दे या फिर रिसाइकलिंग इंक्रीज करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट केस, मैन्युफैक्चरिंग को कम करना। मैन्युफैक्चरिंग को कम करना पॉसिबल है नहीं, बिकॉज इतना सस्ता प्लास्टिक जो है बहुत ही सस्ता होता है, चीप होता है और बहुत ही अफोर्डेबल होता है लोगों के लिए, और बहुत इजी टू प्रोड्यूस होता है वो। इसलिए क्या है ना कि इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं जो इतना अफोर्डेबल हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल जूट बैग्स है, ये सब है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है और प्लस उतना मास लेवल पर ये अवेलेबल भी नहीं होता है अल्टरनेटिव इसका। तो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके ऐसा कोई अल्टरनेटिव अभी तक है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए हम लोग प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग को कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाउ अगर प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग को कम नहीं कर सकते हम लोग, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, इसके रिसाइकलिंग को हम लोग इंक्रीज करें जिससे कि हमारा वेस्टेज कम हो कम से कम। अब रिसाइकलिंग को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए वी नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज कैपिटल। सो देयर इज एन इनएडिक्वेट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो कि वेस्टेज को कलेक्ट करे, उसको शॉर्ट आउट करे, देन उसको रिसाइकल करे। इम्प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई है क्या कि आप गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, बट मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते। मैक्सिमम लोग एक ही डब्बा में गीला सूखा सभी टाइप का कचरा डाल देते हैं। ठीक है, वंस आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इन जापान। वहां पे एक रिमोट विलेज के अंदर में भी जो वहां के लोग होते हैं वो 6 से 7 टाइप में क्लासिफाई करते हैं अपने घर के वेस्टेज को। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, जो पेपर वगैरह होता है उसके लिए अलग, प्लास्टिक्स के लिए अलग, गीला कचरा के लिए अलग, सूखा कचरा के लिए अलग, ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसके लिए अलग। तो वहां पे जो लोग होते हैं, जापान जो होता है, इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री माना जाता है जापान, बिकॉज वहां पर जो क्लासिफिकेशन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। बिकॉज जब तक हम जो अपना वेस्ट है उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उसको हम लोग इजिली रिसाइकल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि हम लोग जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर शॉर्टिंग जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो इम्प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिस इज अ बिग चैलेंज, कि ऐसे ही नाली में फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया, सामान आया तो हमने सामान रख लिया, प्लास्टिक का जो पैकेज होता है वो फेंक दिया बाहर में, ठीक है, उसको जला दिया हम लोगों ने, या नदी पे फेंक दिया, यहाँ पे फेंक दिया। तो हम लोग को प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना पड़ेगा कंट्री के अंदर और लोगों के अंदर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टेज और कि उनको इजिली घर के अंदर शॉर्ट कर पाए वेस्टेज को अलग अलग में, उसको प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज एन वाइड इशू। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कचरे के डब्बे में प्लास्टिक मिलता है या फिर जो लैंडफिल होता है वहां मिलता है, मतलब जंगल में जहां पे इंसान नहीं भी जाता है, बहुत ही मिनिमम लोगों का आना जाना होता है, उस एरिया में भी क्या होता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक देखने को हम लोग को मिलता है। तो जो इसका कवरेज है बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हर जगह से प्लास्टिक को कलेक्ट करना, उसको रिसाइकल करना इज अ बिग चैलेंज, वो पॉसिबल भी नहीं है। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन? वी नीड टू रिड्यूस द प्लास्टिक कंजप्शन। जैसे मार्केट जा रहे हैं तो अपना खुद का थैली लेके जाओ, रीयूज द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रिसाइकल इट, देन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपना रिसर्च करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग एक अल्टरनेटिव खोज पाए जो कि अफोर्डेबल भी हो और सस्टेनेबल भी हो। नाउ टाइम फॉर बूस्टर डोज। होक्काइडो, द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, वॉज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर जो है मॉनिटर किया गया। ये जो एरिया है वो क्या आर्टिक सर्कल के आसपास है, जो कि कम टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, बट रिसेंटली यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर जो है वो नोटिस किया गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो दिस वॉज इन न्यूज। सो दिस द लोकेशन ऑफ होक्काइडो। जापान जो है, जापान का मेनली 4 आइलैंड है। सबसे बड़ा क्या है? योकोहामा, देन होक्काइडो, देन क्योसू, then Shikoku. These are the 4 islands of Japan. So Hokkaido is the second largest island of Japan. Hokkaido was once considered as Garden of Gods, and the indigenous people of Hokkaido is known as Ainu people. Tiger Hill was in news because Tiger Hill के आसपास क्या है कि बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रहा था, उसको लेके एनजीटी ने वहां पर नोटिस रिलीज किया। तो टाइगर हिल इज द पार्ट ऑफ Sinchal Wildlife Sanctuary. It is located in Darjeeling, West Bengal, and it is famous for tea estate. Virannam Lake is an important water source for Chennai city. Recently इसका वाटर लेवल बहुत ही कम हो गया, इतना कि मतलब ये लेक एक टाइम में सूख गया, जिसके कारण चेन्नई के अंदर वाटर स्कार्सिटी फेस हो रहा है। So this Virannam Lake was built
in the 10th century by Raja Aditya Chola. It is located in Tamil Nadu. Recently, a black hole was discovered in our Milky Way galaxy, and the black hole was named as Gaia TH3. It is the second closest black hole to Earth, which is located 2000 light years away. Aral Sea is a lake between Kazakhstan and Uzbekistan. Here is a location, Aral Sea, Kazakhstan and Uzbekistan. Once it was the third largest lake in the world. लेकिन अभी के टाइम में क्या है ना कि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मोर देन 90% पार्ट जो है वो सूख गया है. क्यों सूखा है? रीजन, अब देखो कोई भी लेक क्या होता है कि उसको क्या होता है, सस्टेनेबल वाटर सोर्स चाहिए. ठीक, तो ये जो एरल सी था इसका भी वाटर सोर्स था. जो रिवर के थ्रू पानी यहाँ पे आता था, उस रिवर को डाइवर्ट कर दिया गया एक टाइप का डैम बना के, जिससे कि और सब एरिया के अंदर पानी पहुंच सके. देन इस लेक का जो वाटर था उसको भी यूज किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. तो एक साइड से जो पानी आना चाहिए वो पानी आ नहीं रहा है, वो पानी डाइवर्ट हो गया. देन जो कंजप्शन है वो आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है. हियर इज द मैप. इन 1960s you can see the reach of the lake, and with the time the lake is reduced to only this portion, and this whole part is become the desert, which is known as Aravalli Desert. Recently, World Heritage Day was observed on 18th of April, and the theme was Discovered and Experienced Diversity. Recently, a giant fossils of snake was discovered in Gujarat, which is considered as one of the longest snake ever discovered in the world, and it was named as Vasuki indicus. So Vasuki indicus is the fossils of a giant snake discovered in Gujarat. Recently, World Meteorological Organization ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, The State of the Climate in Asia 2023, and one of the important finding of the report is that the Bay of Bengal recorded a sea level rise nearly 30% higher than the global average. Worldwide जो सी हमारा राइज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, उसके कंपेयर में जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसका लेवल जो सी राइज लेवल वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, 30% ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. So this high rate of increase in sea level in Bay of Bengal resulting in frequent flooding and land erosion in the coastal area. As per the report of World Meteorological Organization, Europe is the fastest warming continent. Worldwide जो सभी कॉन्टिनेंट जो टेम्परेचर राइज इंक्रीज फेस कर रहे हैं उसके कंपेयर में जो यूरोप है वो उनसे डबल स्पीड से ज्यादा वार्मिंग हो रहा है. तो यूरोप इज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट, जिसके कारण लास्ट 2 इयर्स के अंदर एल्प्स माउंटेन जो है हमारा यूरोप के अंदर उसका 10% ग्लेशियर जो है वो रिड्यूस हो गया. इन जस्ट 2 इयर्स द एल्प माउंटेन रिड्यूस्ड 10% of their glacier by volume. Recently, Sustainable Finance for Tiger Landscape Conference was organized in Bhutan. India also participated in this conference along with Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Kazakhstan, Malaysia, Nepal, Thailand, Vietnam. All are tiger reserve countries. इन सभी कंट्रीज में टाइगर मिलता है और वर्ल्ड का मोर देन 70% जो टाइगर है वो इंडिया में मिलता है. ठीक, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर ये कमिटमेंट किया है कि हम लोग $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट डिकेड के अंदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर. Recently, World Bank and International Monetary Fund organized a conference in USA. The outcome of the conference is that World Bank established Livable Planet Fund, and Japan became the first member to contribute in this Livable Planet Fund. Recently, Turkmenistan held international beauty contest for Akhal Tiki horses. This horses is known for their white golden color, and the breeding of the Akhal Tiki horse is included in the UNESCO representative list of the intangible culture heritage for humanity last year. Recently, Alok Shukla, an environmentalist from Chhattisgarh, who participated in Hastio Aryan बचाओ संग्रह समिति. तो बेसिकली क्या होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ कोल माइंस एलोकेट किया था, जिसके कारण कि वहां का बहुत सारा जमीन जो था वहां पे जो फॉरेस्ट है उसको काटा जाना था, जिससे कि वहां पे माइनिंग हो सके.
बट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां प्रोटेस्ट हुआ, फिर जिसके कारण गवर्नमेंट ने बाद में वो जो माइनिंग का प्लान था उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो सो आलोक शुक्ला, अ environmentalist from Chhattisgarh, has received Goldman Prize, which is also known as Green Nobel. So that's all for today. If you have any doubt, questions or query, please post in the comment. Have a good day.